आज हम लोग अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का मतलब है विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इसको हिंदी में लिखा जाता है। ड्यूअल नेचर का मतलब है दोहरा नेचर प्रदर्शित करना। तो हमने देखा कि जो रेडिएशन होता है और ये जो मैटर होता है, जो मटेरियल रहता है आपका, ये दोहरा नेचर रिप्रेजेंट करता है, दोहरा नेचर प्रदर्शित करता है। किस तरह से, इसकी स्टडी ही हमको इस लेसन में करनी है शुरू से आखिरी तक। और इसको हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि हमारा ये जो पूरी यूनिवर्स है, आपको शुरुआत से ही बताया गया है कि आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। और उसमें एक चीज़ है जिसको आप बोलते हैं मटेरियल यानी कि पदार्थ, और दूसरी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण। विकिरण में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये रेडिएशन है आपका, और इसमें लाइट वेव्स भी आती हैं, इसमें एक्सरेज भी आती हैं, तो ये सब रेडिएशन में आता है। आपका पूरा एक स्पेक्ट्रम इसका बना हुआ है। जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था तो पूरा इसका एक स्पेक्ट्रम आपको स्टडी करवाया गया था, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये केवल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हम लोग अभी तक मानते रहे हैं। एक उसका इंग्रेडिएंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसका है मटेरियल यानी कि पदार्थ, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट हम उसका मानते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। इसके अलावा आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी। इट मीन्स द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स। द वेरी फर्स्ट वन थिंग इज रेडिएशन एंड द अदर वन इज मटेरियल। बस यही दो चीज़ें हैं केवल। अब बात ये आती है कि फिजिक्स में जब आपने क्लास 11th में सबसे पहला लेसन पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, तो उसमें बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए, बड़े बेसिक रूल्स आपको बताए गए, और उनके बेसिस पर हम पूरी फिजिक्स स्टडी करते हैं। न सिर्फ वो लेसन, बल्कि उस लेसन में, क्लास 11th के उस लेसन में जो चीज़ आपको बताई जाती है उसके बेसिस पर हम पूरी फिजिक्स को स्टडी करते हैं। उसमें एक रूल आपको बताया गया कि फिजिक्स में हमारा थर्स्ट क्या होता है, हमारा जो पढ़ाई करने का जो थर्स्ट एरिया है वो क्या रहता है। तो उसमें हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि यूनिफिकेशन का सिद्धांत यूज़ करते हैं, एकीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसमें होता क्या है कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें, हमारा साइंस का जो सब्जेक्ट है ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अब इतनी भारी चीज़ को हम स्टडी करेंगे तो उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने लगता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं, इतना बड़ा साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको स्टडी करने के लिए अगर हम उसको रिड्यूस कर पाए, उसको यूनिफाई कर पाते हैं, उसको हम सरल बना पाते हैं, तो हमारी स्टडी बहुत आसान बन जाएगी। आपने उसके लिए यूनिफिकेशन के प्रिंसिपल्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने देखा कि इस दुनिया में बहुत तरीके के फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे घर्षण बल हम लोग पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे अभिकेंद्र बल हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्यानयन बल हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाओगे तो आपको आपकी पूरी स्टडी में ना लाखों प्रकार के बलों के नाम मिलेंगे, फोर्सेस के नेम मिलेंगे। अब लाखों प्रकार के बल मिलेंगे, हर जगह अलग, हर जगह जगह बदल जाएगी तो बल का नाम बदल जाएगा। अब लाखों प्रकार के बल हैं, जगह बदलने से बल का नाम बदल जाएगा। तो इतने सारे तरीके के फोर्सेस हमारे लिए याद रख पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ऐसे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल रही है, घर्षण बल है। ऐसे ही एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसकी गति के लंबवत, अभिकेंद्र बल है। तो ऐसे लाखों हजारों प्रकार के बलों के हमको नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम के साथ साथ उनका काम याद रखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है।
तीसरी चीज हमको यह भी याद रखनी पड़ेगी कि सिचुएशन के मुताबिक किस जगह पर बल का नाम क्या है, ये बड़ी अजीब चीज थी। तो हमने क्या किया, हमने कोशिश किया कि क्या ये लाखों प्रकार के जो बल हैं, हजारों प्रकार के जो ये फोर्सेस के नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम इनको कम कर पाएंगे। हमने कोशिश किया, कम करते चले गए और फाइनली उस लेसन में जो 11th का फर्स्ट लेसन था उसमें आपको पढ़ाया गया, उसमें आपको बताया गया कि इतने सारे नाम जो फोर्सेस के बने हैं ना, हमने उन फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश की, सिंपल करने की, छोटा नैरो डाउन करने की कोशिश की। नैरो डाउन करते 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 लास्ट में हमने 4 टाइप्स के बल बना लिए। अब आपने सोचा 4 क्यों बनाए, और छोटा कर देते। बात सही है, हम करना चाहते थे क्योंकि 4 बलों की अलग अलग स्टडी भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम चाहते थे कि ये 4 बल भी ना रहें, लाखों बलों की ये जो सीरीज हमारे यहाँ दिखती है हमारी यूनिवर्स में, हम चाहते हैं कि ये नैरो डाउन करते करते कोई एक फोर्स का नाम बनाते, हम एक बना देते। कोई पूछता यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं उस बल का नाम बता देता कि ये वाला बल लग रहा है। हमारी पढ़ाई इतनी आसान हो जाती ना, हमारी स्टडी का जो मेथड है ना इतना इजी हो जाता कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फोर्स के बारे में कहीं से भी कोई पूछता, वही एक नाम चलता हर जगह। लेकिन क्या करें, नहीं कर पाए यार। कोशिश किया कि इतने सारे फोर्सेस को कम करते चले जाएं, लेकिन कम करते करते भी हम कितने कर पाए, 4 ही कर पाए। 4 से ज्यादा कम नहीं कर सके हम, उससे ज्यादा कम करना नहीं आया हमको। और उन 4 बलों के नाम आपको बताए गए। लेकिन फिर भी पहले हम कितने फोर्सेस पढ़ते थे, हजारों फोर्सेस पढ़ते थे पहले, लेकिन अब कितने पढ़ रहे हैं, 4। तो हमारी पढ़ाई आसान हो गई कि नहीं हो गई। नियर फ्यूचर में अगर हम ऐसा कर पाएंगे, हो सकता है कोई थ्योरी ऐसी आ जाए, क्योंकि साइंस में नई थ्योरीज हमेशा आती रहती हैं एंड वी शुड ऑलवेज वेलकम न्यू थ्योरीज साइंस में। तो हो सकता है ये 4 बल भी खत्म हो जाएं, इन 4 बलों की जगह कोई एक ही बताया जाने लगे। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, आपके उसको बताने का, उसको समझाने का कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। फिलहाल मैं बात ये कर रहा था कि हम चाहते हैं कि चीज़ों को साइंस में हम क्या करें, ईजी बनाएं। और इजी बनाने के लिए हम उनको क्या करते चले जाते हैं, हम उनको नैरो डाउन करते चले जाते हैं। यही काम हम यहाँ भी करना चाहते थे कि जैसे हम देख रहे थे कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, रेडिएशन और मैटर। तो प्रॉब्लम होती थी हमको, रेडिएशन की हमको अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती थी, मैटर की प्रॉपर्टीज हमको अलग पढ़नी पड़ती थी, ये सब हमको करना पड़ता था। जैसे रेडिएशन की प्रॉपर्टीज और मैटर की प्रॉपर्टीज आपको शायद मालूम भी होंगी। रेडिएशन या मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहले देखिए, यूनिवर्स कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। एक है उसमें जिसका नाम क्या है, मैटेरियल या मैटर, और दूसरी चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। और हमारी स्टडी में ना, हमारी पढ़ाई में इन दोनों चीजों की हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों को अलग अलग पढ़ते थे। मैटर को हम अलग पढ़ाई करते हैं, रेडिएशन की पढ़ाई हम अलग करते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज जो बनाई गई, उनमें से एक प्रॉपर्टी मैटर की होती है कि द्रव्य पदार्थ के पास क्या होता है, पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है तो उसके पास संवेग भी होता है, मोमेंटम होता है उसके पास। ठीक है, जब ये चलता है ना तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। जैसे एक पत्थर को आप उठाइए और पत्थर को ऐसा फेंक दीजिए, तो आपको क्या लगता है, ऐसे चलेगा वो वेव की तरह या सीधा चलेगा? सबको देखो लगता है सीधा चलेगा। तो उसमें किस प्रकार का मोशन होता है, मास होता है, उसके पास मोमेंटम होता है, संवेग होता है, उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। वो किसी पर भी क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी पर। इस तरीके से मटेरियल में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना के रखी हैं। ये जगह घेरता है,
मतलब ये स्पेस को घेर लेता है, जगह जहां पर ये जाता है वो स्पेस घेर लेता है। ऐसी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज मटेरियल की बना के रखी हुई है। ऐसे ही हमने रेडिएशन के बारे में अपने मन में एक अलग छाप बना के रखी है कि रेडिएशन में क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि रेडिएशन, हाँ, इसका मटेरियल का नेचर कैसा होता है। तो मटेरियल का नेचर जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है, एक पार्टिकल की तरह इसका नेचर रहता है। रेडिएशन का नेचर जो होता है ये वेव नेचर होता है। अभी तक हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं। रेडिएशन में कौन आता है? लाइट आती है रेडिएशन में, हीट आती है रेडिएशन में, रेडिएशन में आपके एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ये सब रेडिएशन में आते हैं। तो इनका रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? रेडिएशन का नेचर वेव नेचर होता है। रेडिएशन की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने अपने मन में बना के रखी है और उसको हम पढ़ते भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मन में बना के रखी है, उसके आधार पर पूरा रेडिएशन हमने पढ़ डाला है। मटेरियल अलग पढ़ डाला है, रेडिएशन अलग पढ़ डाला है। जैसे इसमें वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है मतलब इसमें तरंग दैर्ध्य होती है, इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है इसके पास, इसमें एनर्जी होती है। एनर्जी तो मटेरियल में भी होती है, ये भी हमने इसमें भी पढ़ा हुआ है। एनर्जी इसके पास भी रहती है, जब ये चलेगा काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस प्रकार की। तो वेव नेचर इस होता है रेडिएशन का, वेवलेंथ होती है इसके पास, आवृत्ति होती है इसके पास, एनर्जी इसके पास होती है। ऐसे इसके भी हमने बहुत सारी क्वालिटी बना के रखी। मतलब कहने का यूं कि हम जो पढ़ते हैं उसमें मटेरियल को हम ये मानते हैं कि एक अलग चीज़ है और उसकी ब्रांच ही अलग है, उसकी पढ़ाई हमारी अलग है बिल्कुल। और रेडिएशन को हम मानते हैं कि एक अलग चीज़ है और उसकी पढ़ाई ही हम अलग करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैटर के सारी प्रॉपर्टीज हमको अलग पढ़नी पड़ती हैं, रेडिएशन की सारी प्रॉपर्टीज हमको अलग पढ़नी पड़ती हैं। साइंस में हम हर चीज़ को इजी करना चाहते हैं, हम हर चीज़ को आसान बनाना चाहते हैं। जैसे फोर्स वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसा ही हम यहाँ पर भी करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो ये यूनिवर्स बना हुआ है इसमें ये दो चीज़ें भी क्यों हैं। और छोटा करो, अगर ये एक ही हो जाए ना तो हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। आप सोचिए, अगर ये दोनों चीज़ें एक ही हो जाएं कि जो मटेरियल है वही क्या चीज़ है, रेडिएशन है, तो फिर तो पढ़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ भी कम हो जाएंगी, उसको अलग अलग हमको याद नहीं रखना पड़ेगा और हमारा काम कैसा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आइंस्टाइन के समय में, ये 1940-50 के आसपास का जो टाइम रहा, उस पे ये सारी चीज़ें सोची गई कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में आया या उनके माइंड में आया ये चीज़ कि हो सकता है ऐसा। देखिए, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके आधार पर उन्होंने ये सोचा, या और भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे इस दुनिया में हैं। जैसे एक जगह कहीं पर एक हाथी आया और उसको बहुत सारे अंधे लोग देखने पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। अब अंधे लोग देखने पहुंचे ये तो नहीं हो सकता, अंधे लोग उसको महसूस करने पहुंचे कि हाथी कैसा होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर 4-5 लोग हैं और हाथी के पास पहुंचे तो वो लोग देख तो नहीं सकते क्योंकि ब्लाइंड है सब, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको छू कर वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी बात वो एक दूसरे को बताएंगे। अब जब वो लोग गए हाथी के पास तो उन्होंने छू के उसको देखा। अब छुएंगे कैसे, तो किसी का कोई, सब अगल बगल खड़े हुए, सबको ले जाया गया कि ये हाथी है, तो एक ही जगह पर सब खड़े नहीं कर दिए जाएंगे, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ, ऐसे चारों तरफ उसके 4-5 लोगों को खड़ा कर दिया गया कि अब भाई आप लोग अपना देख लो, फील कर लो, अनुभव कर लो और फिर बताओ हाथी कैसा होता है। अब सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस लिया, सब ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथी को ऐसा टच करके देखा। कोई ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से हाथी का पेट उसके हिस्से पे आया, उसने ऐसा टच करके देखा, ठीक है। किसी के हिस्से पे हाथी का पैर आ गया, उसने पैर देखे, मोटे मोटे उसके पैर। किसी के हिस्से में उसकी पूंछ आ गई, किसी के हिस्से में उसकी सूंड आ गई। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स
सारे लोगों ने टच करके देखा, फिर सबको वहां से लाया गया और सबसे पूछा गया कि बताइए, आप सबने इसको फील किया, एक्सपीरियंस किया, अब बताएं हाथी कैसा होता है। अब एक आदमी कहता है कि हाथी बिल्कुल पहाड़ के जैसा होता है, जैसा पहाड़ होता है वैसा हाथी होता है। अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसके हिस्से में क्या आया था? पेट आ गया था। फिर उसने, एक आदमी ने बोला नहीं, हाथी पहाड़ जैसा तो नहीं होता। उसने बोला हाथी खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसके हिस्से में क्या आ गया? पैर आ गया। एक आदमी के हिस्से में सूंड आई, उसने बोला नहीं, हाथी एक बहुत मोटे रस्से जैसा होता है, बहुत मोटा रस्सा होगा वैसा हाथी रहता है। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में कौन सही है, कौन गलत है? आंसर है तीनों सही है, गलत तो कोई नहीं है। फर्क बस नजरिए का है कि कोई किसी तरह से उसको देखता है, कोई किसी तरह से उसको देख रहा है। जिसने पेट को देखा उसने सूंड नहीं देखा ना, इसलिए उसको वो चीज पता नहीं चली। जिसने पैर देखे उसने पेट नहीं देखा, इसलिए उसको ये पता नहीं चला कि पहाड़ जैसा होता है। तो आइंस्टीन का सोचना ये था, उस समय जो साइंटिस्ट थे उनका ये सोचना ये था कि हो सकता है जिन वैज्ञानिकों ने मटेरियल और रेडिएशन इनको अलग अलग किया, हो सकता है ये चीज एक ही हो, चीज एक ही हो इस दुनिया में। एक आदमी ने देखा, एक साइंटिस्ट ने देखा तो उसको इसमें मटेरियल का नेचर नजर आया। एक दूसरे आदमी ने देखा तो उसको इसमें कौन सा नेचर नजर आया? रेडिएशन। और हो सकता है कि ये दोनों चीजें एक ही हो। जैसे अभी हाथी का एग्जांपल दिया, सब बता किसके बारे में रहे थे? सब तो हाथी के बारे में बता रहे थे ना, तो बात तो किसी की गलत नहीं है, सबकी सही है। बस फर्क कहां पर है? फर्क है उनके नजरिए पे कि कौन कहां से उसको किस तरीके से देखता है। ये बात हमारी समझ में आ रही है? तो ये सोचा गया कि हो सकता है यूनिवर्स जो हमारा पूरा है ना, वो भी केवल एक चीज से बना हो सकता है उस समय उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने जब इसको पढ़ाई की तो अगर दो टाइप के वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की है, एक इस टीम ने स्टडी की, एक दूसरे वैज्ञानिकों की टीम ने स्टडी की, हो सकता है इनको उसका मटेरियल नेचर दिखा हो, रेडिएशन नेचर ही ना पहचान पाए हो। पॉसिबल है यार। हो सकता है जो दूसरी साइंटिस्ट की टीम ने बताया कि रेडिएशन जैसा होता है, उनको मटेरियल नेचर ना दिखा हो इसका, यह भी संभव है। देखिए, हम नकार तो नहीं सकते, संभावना तो हो सकती है। और हम तो चाहते ही थे कि ये पूरी की पूरी स्टडी क्या हो जाए, आपस में कंबाइंड हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि हमारी फिजिक्स को स्टडी करना हमें इजी पड़ जाए। तो ये सोचा जाने लगा। अब आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं? तो उस समय क्या बात आई सबके माइंड में कि हो सकता है इस दुनिया में पूरी का पूरा यूनिवर्स कितनी चीजों से मिलकर बना हो, एक ही चीज से मिलकर बना हो। कुछ वैज्ञानिकों को इसका मटेरियल वाला नेचर दिखा है और कुछ वैज्ञानिकों को उसका रेडिएशन वाला नेचर दिखा है। हो सकता है दोनों का नजरिया अलग अलग है, ये दोनों एक ही चीज हो, ये पॉसिबल है, नकार नहीं सकते हम। अब इस पर स्टडी स्टार्ट हो गई, इस पर पढ़ाई शुरू हो गई कि ये सच है या गलत जो हम लोग सोच रहे हैं। अब इसकी स्टडी आगे चलती रही, उसका पूरा एक इतिहास है। इतिहास पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे आगे की पढ़ाई पर आ जाते हैं। ये पोर्शन क्लियर हो गया कि क्या करना चाहते थे, हम सोचते क्या थे। फिर से एक समराइज कर देता हूं मैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स कितनी चीजों से मिलकर बना है। अभी तक हम लोग मानते रहे हैं 2। अब हम क्या सोचते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल एक चीज से मिलकर बना हुआ है, एक ही चीज है। इसमें लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग है केवल। लेकिन अब हम कहते रहेंगे और कोई हमारी बात मान लेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। भाई हम आके एक दिन कह देंगे, अब आप सोचिए थोड़ा सा कि ईसा के समय से ये साइंस की पढ़ाई चल रही धीरे धीरे आपकी, ईसा के समय से, और उस समय से चलने वाली पढ़ाई को आज एक आदमी अचानक आता है और वो बोल देता है कि नहीं, तुमने जो कुछ पढ़ा है ना ये सब गलत पढ़ा है, मैटर और रेडिएशन अलग अलग नहीं होता, एक ही चीज होती है। आप जानते हैं लोग उसको जीने नहीं देंगे, फांसी लगा देंगे उससे। हाँ, ये सच है। आप जानते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, पहले ये माना जाता था कि हमारी पृथ्वी एक जगह पर खड़ी है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये माना जाता था पहले,
कि हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर खड़ी है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तभी हमको ईस्ट से निकलता दिखता है और ऐसा जाकर वेस्ट में सनसेट हो जाता है। तो हम ये सोचते थे कि हमारी पृथ्वी अपनी जगह खड़ी हुई है, केवल सन चारों तरफ ऐसा रोटेट कर रहा है। आप जानते हैं सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक ये पढ़ाई हमारी चलती रही। इसके बाद एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य अपनी जगह पर है, हमारी पृथ्वी घूमती है, जिसकी वजह से हमको यह दिखता है कि सूर्य घूम रहा है। उस समय राजा महाराजाओं का समय होता था, तो तब क्योंकि देवी देवताओं का एक बड़ा प्रचलन था अपना, उस समय देवी देवताओं के रूप में हमारे ये जो रेस्क्यूअर माने जाते थे, कोई अग्नि देवता हैं और ये जल देवता, कुछ ऐसा, क्या चीज, इंद्र देवता, इसके बाद सूर्य हैं, चंद्र हैं, इन सबको माना जाता था कि ये भगवान है और इनको देवताओं, देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ये हमारी मदद करते थे। सन है, हमारी फसलें उगाते थे, ये सब करते थे, इनकी वजह से ऐसा हो जाता था। जल देवता जो होते थे, पानी ज्यादा ना बरसे, हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हम उनकी पूजा करते थे। तो ये पहले चलता रहता था। अब उसमें क्या होता था कि सूर्य को तब क्या माना जाता था, अभी भी मानते हैं सूर्य देवता, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही ये चीज प्रचलन में थी। अब आप ये सोचिए, आप ही अपने घर से एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा दादी दादा धार्मिक विचारों के हैं और वो देवी देवताओं पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और किसी दिन आप जाकर देवी देवताओं को कुछ भी कह दो, थोड़ी सी बात, अरे ये नहीं कर सकते, इतना केवल बोल दो। जैसे अगर वो शंकर जी को ज़्यादा मानते हैं, बोल दो अरे शंकर जी कुछ नहीं कर सकते, फिर आप देख लो, फिर आप देख लो आपका क्या होता है। चारों तरफ से आपको इतना डांटा जाएगा, इतना वो किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि आप आखिरी में कह दोगे कि हाँ ये सब कर सकते हैं। तो ये चीज अब उस समय की बात थी, राजा महाराजाओं के समय की चीज थी। एक आदमी सैकड़ों हजारों सालों के बाद आया और उससे पहले तक सब लोग क्या मानते थे कि सूर्य घूम रहा है, अर्थ हमारी रुकी हुई है। उस आदमी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ घूम रही है, सूर्य रुका हुआ है। लोगों को यकीन नहीं हुआ और यहां तक नौबत आई, उसको फांसी लगा दी गई कि तुम हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत विचार रखते हो सकता है। तो ये चीज एक आदमी आ जाके कह देगा ये सब एक ही चीज है, मैटर रेडिएशन, तो सब लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रूव नहीं करोगे आपकी बताई गई बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। समझ आ रहा है? तो क्या प्रूफ कर दे फिर हम कि लोग हमारी बात पर भरोसा करने लगे कि मैटेरियल जिसको आप कहते हो वही क्या चीज है, रेडिएशन है, और जिसे आप रेडिएशन बोल रहे हो वो कोई अलग चीज नहीं है, वही मैटेरियल है। तो आंसर है आप कुछ मत करो, कुछ चीजें प्रूव कर दो बस। क्या? मैटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है प्रूव कर दो कि वो रेडिएशन के पास है, और रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रूव कर दो कि किसके पास है, मटेरियल के पास है। जैसे अगर आपने प्रूव कर दिया कि मटेरियल स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता बल्कि वो वेव जैसे चलता है, तो जब आप एक पत्थर ऐसा फेंकते हो तो ऐसा गोली जैसा सीधे नहीं जाता है, वैसे वेव जैसे जाता है। अगर ये चीज आपने प्रूव कर दी तो हम मान लेंगे कि मटेरियल किसका नेचर भी रखता है, रेडिएशन का नेचर भी रखता है। समझ में आ रही है? क्योंकि रेडिएशन वेव नेचर है और वेव नेचर की सबसे बड़ी दो प्रॉपर्टीज हैं, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया, कि जो मटेरियल है इस मटेरियल में इंटरफियरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, तो हम पक्का मान लेंगे कि मटेरियल क्या चीज है, रेडिएशन। क्यों? क्योंकि वेव नेचर की सबसे बड़ी जो घटना जिसको हमने प्रूव किया वो क्या है, व्यतिकरण। व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या केवल और केवल वेव नेचर ही कर सकता है और कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा कोई हमारे पास थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास रूल नहीं है। तो अगर आपने ये प्रूव करके हमको दिखा दिया कि मैटर जो है, पदार्थ जो है, जब हम इसको फेंकते हैं तो जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है ऐसे गोली जैसे नहीं जाता है, बल्कि ऐसा वेव फॉर्म में चल के जाता है।
अर्थात अगर आपने प्रूफ कर दिया कि मटेरियल में व्यतिकरण होता है तो हम मान जाएंगे कि मटेरियल का नेचर भी कौन सा नेचर है, वेव नेचर, और हम मान लेंगे कि मटेरियल ही क्या चीज है, रेडिएशन। दूसरी चीज, अगर आपने यह भी प्रूफ कर दिया, क्योंकि मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, संवेग, तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन के पास मोमेंटम है और ये किसी चीज पर फोर्स लगा सकता है, तो हम मान जाएंगे क्या कि रेडिएशन ही क्या चीज है, मटेरियल है। ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैटर और रेडिएशन बोथ आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट, देन यू विल हैव टू प्रूव कि मटेरियल के पास रेडिएशन वाले कुछ गुण हैं और रेडिएशन के पास मटेरियल वाले कुछ गुण हैं। अगर आपने ये कर दिया तो हम मान लेंगे, नहीं तो आपकी बात केवल हवा में रह जाएगी, कोई मानेगा नहीं उसको। कोशिश की गई इसको प्रूव करने की और इस पर वर्क हुआ, और आपको मैं आज ही बता दूं, ये जानकर हैरान रह जाएंगे आप कि आखिरी में जाके ये प्रूव किया गया कि मटेरियल के पास वेव नेचर है और रेडिएशन के पास मटेरियल वाला नेचर है। और यही पढ़ाई आज के हम इस लेसन पे करना चाहते हैं अपने, कि कैसे हुआ ये सब पॉसिबल, साइंटिस्ट ने समय समय पर ये कैसे करके दिखाया। इसी को तो पूरी स्टडी करना है हमको इस टॉपिक में, इस लेसन में हमको पढ़ाई करनी है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम करते हैं मटेरियल को लेते हैं और मटेरियल को समझते हैं, फिर प्रूव करेंगे उसमें नेचर है वेव का। यार अब मटेरियल को हमने लिया, उस समय जो मटेरियल की स्टडी हमारे पास थी, उस वक्त तक पदार्थ के बारे में हम जो पढ़ा करते थे, तो क्या पढ़ा करते थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मटेरियल के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं कि उस समय तक मटेरियल के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। मटेरियल के बारे में उस समय तक हमको यह पता हो चुका था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप मटेरियल को तोड़ते जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, उन पार्टिकल्स का नाम रखा गया मॉलिक्यूल्स। जिन्हें आप क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, अणु से भी, अणु को तोड़ा गया, उसको भी पता चला कि इससे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं। इससे छोटे पार्टिकल्स कौन हैं, हमको पता चला इससे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, परमाणु उनको कहते हैं। तो बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनते हैं, मटेरियल बनते हैं, पदार्थ बनता है। हमने इस एटम को भी तोड़ के देखा कि क्या ये एटम भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, या ये एक अकेली चीज है, ये किसी से नहीं बना। तो अगर तोड़ने से टूट गया तो इसके भीतर से कुछ निकलेगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर और भी पार्टिकल है कि नहीं है। किया हमने, साइंस ने किया, और साइंस ने करके ये पता लगाया कि जब आप एटम को तोड़ते हैं ना, तो इसके भीतर दो तरह के पार्टिकल निकलते हैं। एक पार्टिकल निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि धनावेशित कण, और एक पार्टिकल निकला जो कि था निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब ऋणावेशित कण। धनावेशित जो कण था उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। यानी कि नाभिक। और ऋणावेशित जो कण उसके भीतर से निकला उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, ये चीजें हमको मिली, उसके भीतर से सबसे लास्ट पार्टिकल हमको इलेक्ट्रॉन मिला। इसको तोड़ने की कोशिश की गई पर ये टूटा नहीं। इसका मतलब है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी भी चीज से मिलकर बना नहीं है। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ था कि मटेरियल का अगर कोई सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव है, पदार्थ को प्रदर्शित करने वाला अगर सबसे छोटी कोई चीज है, तो वो कौन मिली हमको? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ ही नहीं पाए। न्यूक्लियस को बाद में तोड़ा गया फिर, तो न्यूक्लियस को तोड़ के जब चैडविक वगैरह आए तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के भीतर भी दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, वो बात अलग हो गई। अब हमारी स्टडी कहां पर आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही था जो कि मटेरियल को प्रदर्शित करने का सबसे छोटा पार्टिकल है। तो यहां से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से।
अब मटेरियल के भीतर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके लिए बहुत सारी एटॉमिक थ्योरीज बनी हुई हैं। थॉमसन ने अपनी अलग थ्योरी बनाई, बोहर ने बताई, उनकी कमियों को पूरा किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए। ये सब आपको एटम में पढ़ने को मिलेगा, अभी इसके बाद में आएगा। फिलहाल मैं सिर्फ सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन पर बात करता हूं कि मटेरियल के भीतर अगर ये रहता है तो उस समय बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने ये बताया कि अगर ये तोड़ते जाएंगे तो एक पॉजिटिव पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल मिलेगा, नाभिक मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसके अंदर? आंसर है इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उस एनर्जी से न्यूक्लियस बीच में रहता है। बोहर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस बीचों बीच रहेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसा चक्कर लगाता है, उसके पास एनर्जी होती है। ये उन्होंने बताया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है कि वो नाभिक के चारों तरफ क्या कर सकता है, ऐसा चक्कर लगा सकता है, रोटेट कर सकता है। और भी देखा गया और भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन में एक और तरीके की गति हो सकती है। एक तो ये मोशन है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, ऐसा चक्कर लगाता है वृत्ताकार मार्ग में। उसके पास एक प्रकार का और मोशन देखा गया। कैसे और मोशन देखा गया? हमने देखा कि मटेरियल के भीतर अगर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, अगर उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दे दें या किसी कारण से उसको एनर्जी मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऐसा चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर एक्सटर्नल सोर्स से हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये चक्कर लगाते लगाते इसको छोड़ के चला जाता है। ऐसा कहां चला जाता है? तो आंसर है क्या, मटेरियल के बाहर निकल जाता है। मटेरियल के बाहर नहीं निकल जाता, रहता वो मटेरियल के भीतर ही है। बस ये होता है कि पदार्थ के अंदर जैसे दो एटम ऐसे हैं आजू बाजू में, अब इनके बीच में जो जगह बची हुई है इसको बोला करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराणविक स्थान इसको कहा जाता है। तो वो क्या करता है, चक्कर ऐसे लगाता रहता है, बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये छोड़ करके इंटर एटॉमिक स्पेस पे चला जाता है, अंतरा परमाणु के स्थान पर ये चला जाता है। और वहां क्या करता है, वहां पर भी वो रुकता नहीं है, ऐसा चला गया, हो सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकराया जाए, जाके उसको अपनी एनर्जी दे देगा। अब उसको एनर्जी दे देगा तो वो अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस को छोड़ के निकल जाएगा, ये उसकी जगह पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर एटम्स के बीच में जो ये जगह रहती है, जो गैप बना रहता है, उस गैप में चलना शुरू कर देते हैं। एक प्रकार की ये भी उनकी गति है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमने वाली ड्यूटी से मुक्त हो जाता है ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन का नाम हमने रख दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमने उसको बोला। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास कितने प्रकार की गति है, दो प्रकार का मोशन है। एक इलेक्ट्रॉन वो हो सकता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसकी गति किस प्रकार की है, उसकी गति है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति है। ठीक है, तो जो ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम बोला करते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है ये सब, इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया गया है। देखिए बाउंड इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। और बाउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्ताकार गति। क्यों? क्योंकि नाभिक के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है और बाहर से ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन ने घूमना बंद करके इंटर एटॉमिक स्पेस पे चला गया। इस इलेक्ट्रॉन का नाम हमने क्या रख दिया, इस इलेक्ट्रॉन का हमने नाम रख दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी गति होती है। वो ऐसा नहीं कि निकल गया अगर तो अब एक जगह पर जाके चुपचाप दुबक के खड़ा हो जाएगा, नहीं, वो भी गति करता रहता है, पर उसका मोशन सर्कुलर मोशन अब नहीं रह जाता। तो उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन होता है स्ट्रेट लाइन, जिगजैग मोशन उसका होता है। जिगजैग मोशन मतलब कैसे, जैसे देखो यहां से वो निकला, अब सीधा चला जा रहा है, बिल्कुल आगे कोई एटम आ गया,
टकरा गया उससे, टकराया फिर ऐसे मुड़ गया, या सीधा बिल्कुल चला, एक एटम यहां पर आ गया फिर उससे टकरा गया, ऐसा चलने लगा। तो जब तक टक्कर नहीं होती है उतनी देर तक वो सीधा ही चलेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। और जिगजैग क्यों? क्योंकि कभी ऐसे जाता है फिर ऐसे, ऐसे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, टक्कर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ निकल जाए, इसका कोई नियम नहीं होता उसकी गति का। लेकिन एक से दूसरा टक्कर जब तक नहीं होगा ना तब तक वो स्ट्रेट लाइन पर ही चलता रहेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसी गति करता है? स्ट्रेट लाइन, जिगजैग मोशन। और बाउंड इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? सर्कुलर मोशन करता है। क्या आप बता सकते हैं दोनों में एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है? बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है? कम। और तभी तो वो बेचारा किसी के चारों तरफ ऐसा बाउंड है। अब बाहर से एनर्जी मिली तो अलग हुआ ना वो, तो जितनी थी उतनी तो है उसके पास, बाहर से और एक्स्ट्रा मिल गई, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आंसर एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और वो मटेरियल के भीतर, अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गति होगी। मटेरियल के भीतर कोई भी मटेरियल अगर मैं ले लेता हूं, जैसे ये एक मटेरियल मैंने ले लिया, इस मटेरियल के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बाउंड होंगे वो तो चलो चक्कर लगा रहे होंगे ऐसा, जो फ्री होंगे उनका क्या होगा? वो क्या कर रहे होंगे? कभी ऐसे जाते होंगे, ऐसे जाते होंगे, ऐसे ऐसे वापस लौटते होंगे, लेकिन वो ऐसे गति करते हैं स्ट्रेट लाइन पर, जिगजैग मोशन उनका होता है। समझ आ गया? ठीक। अब यहीं से हम आगे की बात सोच सकते हैं। आगे की बात ये सोच सकते हैं, ये एक मटेरियल है और इसके भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। सबको मालूम है। बाउंड इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए क्योंकि उसके पास बंधन के अलावा कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ घूमना जानता है। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये किस काम में आता है? तो आंसर ये कंडक्शन के काम में आता है, चालन के काम में आता है। आप मटेरियल को बीच में, इसके दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित कर दीजिए, ये चलना शुरू कर देगा और वैद्युत धारा के प्रवाह में आपकी मदद करता है। बाउंड इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड रहता है, वो तो घूमता ही रहता है, तो ये हेल्प करता है। फिलहाल हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं। अब अगर किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेटा वो क्या कर रहे होंगे? आप सोचिए जरा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या एक जगह पर खड़े होंगे या वो ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जिगजैग मोशन कर रहे होंगे? स्ट्रेट लाइन जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। इनका जो ये वेग होता है ना, इस वेग को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। मतलब जितने वेग से वो स्ट्रेट लाइन जिगजैग मोशन करते हैं ना, उसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ऊष्मीय वेग, थर्मल मतलब ऊष्मीय, थर्मल शब्द का मतलब ये ऊष्मीय, तो ऊष्मीय वेग उनको कहा जाता है, उसका जो जितनी स्पीड होती है। और आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई होती है, आई थिंक कि 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ, मीटर पर सेकेंड, 10 की घात 6 के आसपास। चलिए, मतलब बहुत हाई स्पीड में चक्कर लगाता है, बहुत हाई स्पीड में। अब इतनी हाई स्पीड में चक्कर लगा रहा है, स्ट्रेट लाइन फ्री भी है बेचारा, फिर भी एक चीज ध्यान से देखिए आप, क्या नहीं हो सकता, और वही हम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे गया, एक एटम मिल गया, टक्कर हो गई इसकी, फिर ऐसे चल पड़ा। वो डिपेंड करता है किधर चलेगा, ये डिपेंड करता है टक्कर किस तरीके से उसकी हुई है। समझ आ रही ना आपके? जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और दौड़ा दिया जाए, तो अगर एक खंभा बीचों बीच बिल्कुल पड़ जाएगा तो टक्कर होकर आप बिल्कुल पीछे की तरफ लौट जाओगे। और अगर खंभे में थोड़ा साइड में टकराए हैं आप, थोड़ा साइड में, तो ऐसा निकल जाओगे। इस साइड में टकराओ है तो इधर निकल जाओगे। वो डिपेंड करता है टक्कर कैसी हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे टक्कर हो गई, ऐसे आ गया, टक्कर हो गई, ऐसे आ गया, टक्कर हो गई, लौट पड़ा, फिर ऐसे। अब हम ये सोचते हैं कि जब वो फ्री है, किसी का बंधन है नहीं, और वो मटेरियल में लगातार ऐसे 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 ऊट पटांग चक्कर लगा रहा है, ऊट पटांग मतलब मोशन भी कर रहा है, तो क्या कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा आते जाए और यहां कोई एटम ना पड़े बीच में और ये निकल के बाहर चला आए? क्योंकि स्पीड भी तो बहुत ज्यादा है उसकी। समझने वाली बात है, सोचने वाली चीज है कि जब मटेरियल के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रेट लाइन मोशन जिगजैग मोशन करता है, थर्मल वेलोसिटी भी उसकी बहुत हाई स्पीड होती है, फ्यू किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की स्पीड उसकी है,
और वो जब लगातार मटेरियल के अंदर ऐसे चक्कर लगा रहा है, अब यहां पर दो एटम ऐसा दूर दूर हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आया और ये दो एटम्स दूर दूर हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आया, उसको कोई इलेक्ट्रॉन एटम टकराने के लिए नहीं मिला। अगर टकराने के लिए ही नहीं मिला तो इसको क्या होना चाहिए? ऐसा बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी तो स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या बाहर निकलता है? निकल आता है कि नहीं निकलता? बताओ। नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? स्पीड भी ज्यादा है और एटम भी टकराने के लिए नहीं मिला उसको, तो क्यों नहीं निकलना चाहिए उसको? सोचिए। हाँ जी, एयर है। एयर कंडक्शन नहीं होने देती है, इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। देखिए, हम उसी को निकालना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब उसके पास इतनी हाई स्पीड है और बीच में अगर एटम भी नहीं मिला उसको टकराने के लिए, तो ऐसा आके उसको बाहर निकल जाना चाहिए। फिर अचानक क्या हो जाता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर आते आते रुक जाता है? कौन है जो उसमें ब्रेक लगा देता है? कौन है जो उसको रोक देता है? ये हम सोचते हैं और हम चाहते हैं, अब तो हमारा यही थर्स्ट है, हम चाहते हैं कि हम इनको पकड़ के बाहर निकालेंगे ही। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ये कि ये बाहर निकलता क्यों नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां देख लीजिए, बड़ी छोटी सी चीज है बेटा। ये एक मटेरियल है। किसी भी मटेरियल का शुरुआत में नेट चार्ज कितना होता है? 0। नेट चार्ज बेटा कितना होता है? 0। अब क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर जरा सा भी निकलने की कोशिश करता है, ध्यान से सुनना, एक एटम यहां है, बीच में गैप था, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकलने की कोशिश की, तो जैसे ही ये इसके थोड़ा सा बाहर आता है, यहां पर जैसे ही आता है, इलेक्ट्रॉन के पास किस टाइप का चार्ज है? नेगेटिव। पहले इस मटेरियल के पास कैसा चार्ज था? 0। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ये अपना एक -e चार्ज लेके बाहर आ गया। अब आप सोचिए, ये इसका चार्ज कैसा है? नेट चार्ज 0। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से -e चार्ज लेके बाहर गया, तो जो बची हुई बॉडी है इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका अगर -e है तो इसका क्या हो जाएगा? +e चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही इसका -e चार्ज है, इसका +e हुआ, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। बहुत ही प्रबल विद्युत बल काम करता है और उसी प्रबल विद्युत बल को आप बोलते थे कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपने उसके साथ जो कांस्टेंट लगता था उसकी वैल्यू याद है आपको? 1/4πε0। 9 × 10⁻⁻9, माइनस नहीं होता, और +9, 10⁻⁻9 इज अ वेरी हाई क्वांटिटी। सो कूलॉम फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है कि ये जैसे ही थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो होल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और कूलॉम फोर्स से अट्रैक्शन फोर्स लगा करके फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? खींच लेती है, और वो बाहर जा ही नहीं देती कभी। अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन तो चाहता है कि वो क्या करे? बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो जरा सा बाहर आता है, पूरी बॉडी कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है ही। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कूलॉम फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है और वो उस बॉडी को क्या कर लेती है? उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ये समझ लो कि इसके ऊपर हम एक रबर बैंड बना दें, एक रबर बैंड लगा दें। अब उस रबर बैंड को पार करके अगर कोई ऐसा निकलना चाहेगा तो वो रबर बैंड क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब ये ऐसा सीधा लगा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पार करना चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर ये इसको दबा देगा। समझ रहे ना? ये चीज हो जाएगी। इस तरीके से बिहेव यहां पर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। समझ में आ गया? ओके। तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलता ये मैंने आपको बताया, पर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर, हम तो इसको अब निकालना चाहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है, देखो, थोड़ा तो ये चाहता है निकलना इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी आप कर दो ना मदद इसकी। जैसे ही वैसे झांके बाहर, समझ रहे हैं ना? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इसे बाहर आके झांके,
पकड़ के खींच लो तुम इसको, आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, निकल तो आएगा ये बाहर, हम इसको बाहर खींच तो लेंगे, पर यू विल हैव टू डू सम हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, आपको इसकी कुछ मदद करनी ही पड़ेगी। आप चाहे जैसे करो, चाहे उसकी एनर्जी बढ़ा दो तो वो रबर बैंड फाड़ के निकल आवे, बिल्कुल ऐसे, समझ रहे मेरी बात को, उस फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल आए, और या तो पकड़ के तुम खींच लो उसको, कुछ एक काम कर दो। इसके लिए हमें उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऐसे वर्क करे बगैर नहीं निकलता। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा, जो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी आप उसको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। उस धातु का क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। हिंदी में इसको कहा जाएगा धातु का कार्य फलन। तो किसी धातु का कार्य फलन क्या होता है, आंसर है धातु का कार्य फलन इलेक्ट्रॉन को दी गई एक एनर्जी है या उस पर किया गया वो कार्य है, जिस कार्य को करने से इलेक्ट्रॉन उसके पृष्ठ से बाहर निकल आता है, बस। तो ये हमने एक क्वांटिटी बनाई हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन। तो अब एक काम करते हैं, ये जो बनाया है ना, इसके बारे में नोट कर लेते हैं हम लोग। वर्क फंक्शन यहां से शुरू करेंगे हम अपनी स्टडी को, तो हम इसको हटाते हैं और इसकी जगह कार्य फलन को लगाते हैं। कार्य फलन के बारे में हमने लिखा, किसी धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा अथवा उस पर किया गया वह न्यूनतम कार्य जो उसे केवल पृष्ठ के बाहर निकाल सके। पृष्ठ के बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, निकालना हमारा काम है। तो जो उसे केवल पृष्ठ के बाहर निकाल सके उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। तो जितनी मिनिमम एनर्जी आप देते हैं उसको, जिसको लेकर वो सरफेस से केवल क्या हो जाता है, बाहर आ जाए बस, या जो आप वर्क करते हैं मिनिमम, उसे ही हम बोलते हैं धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन। और क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी होती है इसलिए इसे हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट लिख दिया करते हैं इसके साथ में, हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये देखा गया कि धातु का जो कार्यफलन है वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। किसी मटेरियल से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी से ही वो बाहर निकल आता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे प्लेटिनम आप देखेंगे, प्लेटिनम ऐसा मेटल है जिससे अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालने से, बड़ा हार्ड मेटल है, जिससे अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और वहीं सीजियम है, सोडियम है, इनसे, जिनको आप एल्कली मेटल बोलते हैं, इनसे अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बड़ी कम एनर्जी लेकर के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। बात समझ रहे हैं हमारी। अब एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक बेटा मटेरियल है, मेटल पीस मैंने मान लिया, ये एक मेटल पीस है और इसके भीतर इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहां सरफेस पर है, इसको हमें केवल क्या करना है, बाहर निकाल देना है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा यहां भीतर है, इसको भी हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो पहले तो इसको आपको यहां लाना पड़ेगा और फिर इसको यहां से जंप कराना पड़ेगा आपको। बाई चांस जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से यहां तक लाने में आपको एनर्जी लग गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आपने जंप करवाया तो एनर्जी खर्च हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पूरा लाने में टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई, आंसर है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी खर्च हुई। इसको बाहर निकालने में हमको खर्च हुई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल। एक इलेक्ट्रॉन और दूर था, इसको जब हम यहां तक लाए तो इसको यहीं तक लाने में हमारी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई एनर्जी, और इसके बाद हमने जंप करवाया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब लगी। इस तरीके से हमको इसके लिए कितना खर्चा करना पड़ा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, यहां से ऐसा लाए, इस पर हमारे लगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जंप करवाने में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
टोटल कितना खर्चा आया? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का खर्चा आया। तो इसमें कार्यफलन कौन सा है? कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही। देखिए कैसे, यहां पर भी देखो, एक तो न्यूनतम ऊर्जा लिखी गई है, दूसरा यहां पर देखो जो केवल उसे पृष्ठ से बाहर निकाल सके। आप उसको खींच के कहां से ला रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, कितना भीतर से ला रहे हो कितना बाहर से ला रहे हो, आई डोंट केयर। हमें बस इतना मतलब है कि वो केवल सरफेस से बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो वाली एनर्जी को ही हम क्या बोला करेंगे? कार्यफलन। समझ में आया? जैसे हमने इस मटेरियल को एनर्जी दिया, इससे इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बाहर निकले, हमने सबका नाप लिया, इसको कितनी एनर्जी लगी, इसको कितनी लगी, इसको कितनी लगी, इसको कितनी लगी। 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 50 के हमने नाप ली कि इनको कितनी कितनी ऊर्जा लगी। 50 को हमने नाप लिया कि इनको कितनी कितनी ऊर्जा लगी। उसके बाद जो सबसे कम ऊर्जा हमको मिलेगी, जो सबसे कम वाली मिलेगी, उसी का नाम हम रख देंगे कि ये क्या है? इसका कार्यफलन। क्यों? क्योंकि जिसको निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा लगी होगी वही यहां से निकाला गया होगा, और अगर थोड़ी भी ज्यादा लगी इसका मतलब थोड़ा भीतर से आ रहा है वो। तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाले, 50 इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा नाप लेंगे कितनी कितनी हमने इसको देनी पड़ी है निकालने के लिए। जो उनमें से एनर्जी सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है? वर्क फंक्शन है। यही उस धातु का कार्यफलन है। और हमने देखा, जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग धातुओं का कार्यफलन भी अलग अलग होता है। समझ में आया? तो आप चाहें तो अब कार्यफलन का मतलब समझ आ गया सबको? तो बताइए यहां इस वाले केस में कार्यफलन कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से ला रहे हो, हमें केवल जो सरफेस पर बैठा है ना उसको निकलवाओ खाली, बस सरफेस तक वो चल के आ जाएगा अपना, आगे की बात बताओ मुझे, तो उसको हम कार्यफलन बोलेंगे। अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉन आप बीच में से ला रहे हो तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी फिर आपको। तो इस तरीके से तो एक ही धातु के लिए अलग अलग ऊर्जाएं लग रही हैं आपको, लेकिन उनको सबको कार्यफलन हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे जो सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल दे, उसको केवल हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। नोट कर लीजिए इसको आप कहीं पर। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी अलग अलग होता है। इसकी एक लिस्ट है मेरे पास। अब इस लिस्ट को आज नहीं लिखेंगे हम लोग, अगली क्लास में इसको जब आप आओगे तो वो लिस्ट हम लिखेंगे और आपको मौका मिलेगा देखने का कि किस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो कम एनर्जी लगेगी, और किस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। प्लेटिनम में सबसे ज़्यादा लगती है, सीजियम में सबसे कम लगती है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो आई होप कि वर्क फंक्शन समझ आया। तो जब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ाई करेंगे अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन कितना होता है। उसकी एक छोटी लिस्ट है 5-6 मेटेरियल की, वो हम आपको लिखा देंगे। उससे आपको एक आइडिया लगेगा, याद करना ना करना अलग बात है। दूसरा, अब इसमें एक क्वेश्चन और उमड़ रहा है कि हम अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, मुझे बाहर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? हम मान गए कि निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या तरीके हैं हमारे पास कि हम बाहर निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं। उन तीनों तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, पर उसको हम सीखेंगे अगली क्लास पे। पर आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब कभी भी पढ़ाई हो रही होती है ना, आप प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो। समझ रहे हैं आप जानते हैं मैं रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहता हूं, कहीं ये बात बताता हूं, कहीं वो बात बताता हूं। आपको अच्छी चीजों पर कोशिश करता हूं आप अच्छी चीजों के ओर अग्रसर हों। इसके बाद भी आप नहीं सीखते हो। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों हो जाता है? बता सकते हैं आप मुझे? कभी भी इतने दिन हो गए यहां पर मुझे आपको बताते हुए बातें, आपको हमेशा अच्छे रास्ते की ओर चलना ही मैंने बोला है कि चलिए,
और उसके लिए बहुत सारा मैं आपको बातें बताता रहता हूँ, आपसे बोलता रहता हूँ, फिर भी आपको क्यों आप उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं? आप बता सकते हैं मुझे? नहीं आप बताएंगे तो हम बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो सुन लीजिए, आप क्यों नहीं चल पाते आप जानते हैं? क्योंकि हम जब भी आपको कुछ बोलते हैं ना, जब भी आपको हम कोई नसीहत देते हैं, आजकल अच्छी नसीहतों का असर भी ना खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और आप जानते हैं अच्छी नसीहतों का असर क्यों खत्म हो रहा है? अच्छी नसीहतों का भी असर इसलिए धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना, क्योंकि नसीहत देने वाला और नसीहत लेने वाला दोनों लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये मेरे लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नसीहत देने वाला और नसीहत लेने वाला दोनों के मन में एक बात रहती है कि ये नसीहत किसी और के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि ये नसीहत मेरे लिए ही दी जा रही है, उस दिन शायद चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब भी पढ़ें, मन को कंसंट्रेट करके बड़ी मेहनत करते हो। मेहनत का मैं हमेशा कद्र करता हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो। अब उस मेहनत में थोड़ी सी पढ़ाई का तड़का लगा दिया जाए ना, 4 चांद लग जाएंगे लाइफ में यार आपके। पर कब करोगे ऐसा मुझे नहीं पता है, पर करो, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, फिर आज अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आगे और भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।